भूमिका किसी देश की होनी चाहिए आज की स्थिति में, वो मैं कहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि हम इस समय परिस्थितियाँ देख रहे हैं। हिंदी में युवा की परिभाषा मेरे हिसाब से एक सामाजिक समझ डेवलप होने के लिए 45 साल तक आपको, मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तित्व वो है कि वहाँ तक उसको आप एक युवा के तौर पर आप देख सकते को अगर हमें आगे लेकर जाना है तो सबसे पहले हमारी जो बढ़ती आबादी है, जो यूथ्स की पॉपुलेशन है, हमें सबसे प्रमुख, सबसे ऊपर यूथ्स को लेके हमें चलना होगा। जैसे दिल्ली के अंदर भी कहा जाता है कि औरतों की बहुत सुरक्षा है, हो सकती है क्योंकि पुलिस है, सब है, लेकिन मैंने उसको यहाँ रहते हुए महसूस नहीं किया है। निचली स्तर की शिक्षा है जो खास तौर से अगर अपन बात करें कि जो फ्री शिक्षा की बात थी सर, उसमें मैं राजस्थान की तरफ से ये कह सकती हूँ कि सर उतना निर्माण कार्य नहीं किया गया जितना कि मैंने दिल्ली में रहते हुए दिल्ली की सरकारी स्कूलों का इस समय देखा है। नमस्कार, हम इस समय नई दिल्ली के करोल बाग में हैं और हम यहाँ बात कर रहे हैं कुछ छात्रों से जो हमारे साथ सामने बैठे हुए हैं और ये सब प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आइए हम इनसे जानते हैं देश में जो चुनावी हालात चल रहे हैं, चुनावी माहौल है, ऐसे वक्त में क्या चाहते हैं, इनकी क्या अपेक्षाएं हैं सरकार से, किस तरह की सरकार होनी चाहिए। आइए हम सीधे इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। जी, आपका नाम? सर आयुष मिश्रा। आयुष मिश्रा। आयुष, कहाँ से हैं आप? एमपी से। एमपी, बहुत बढ़िया। और क्या लग रहा है आपको सरकार किस तरह की होनी चाहिए? सर सरकार मतलब ऐसी होनी चाहिए जो विकास करे देश का, विकास के साथ और बहुत सी चीज़ें इस पर उसका काम करना चाहिए। जैसे देश में कितना भी हेल्थ और एजुकेशन पे काम किया जाता है लेकिन फिर भी वो कम है, पर्याप्त तरीके से नहीं हो पा रहा है। उसका और अच्छे तरीके से काम करना चाहिए और बहुत सी पॉलिसी हैं जिसकी ज़रूरत है। अभी सरकार को अभी बहुत चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और सर मेरा ये है कि एक अगर विपक्ष आता है तो विपक्ष एक मजबूत तरीके से आना चाहिए, क्योंकि विपक्ष एक मजबूत होगा जब भी देश का विकास हो सकता है, सब मेरा मानना है। एमपी में मोहन यादव हैं, पहले थे शिवराज सिंह। क्या कुछ बदलाव महसूस करते हैं आप या वैसे ही चल रहा है? सर अभी प्रेजेंट में मोहन यादव सर जो हैं वो उनका मतलब थोड़ा बदलाव तो है, क्योंकि वो अभी लगातार यहाँ वहाँ जो भी उनकी रैली वगैरह हो रही हैं तो वो ज़्यादातर जनता को प्रोत्साहन यही दे रहे हैं कि आगे चल के वो कुछ अच्छे कार्य करेंगे। जैसे कि उन्होंने शुरू में जो रोड साइड पे जो मांस मदिरा जो भी लगता है उस पर सबसे फर्स्ट उनने एक्शन लिया था, तो उस एक्शन के तौर पे उनने कुछ बदलाव तो करना चाहा है, बाकी अभी कुछ खास बदलाव भी नज़र नहीं आया है। जी, आपका नाम? सर मधुलिका। और कहाँ की रहने वाली है? सर सीकर राजस्थान। सीकर राजस्थान। जी सर। तो राजस्थान में तो एक कहावत है, हम गए थे वहाँ पे, हमने कहा किसकी सरकार आएगी, तो कहते हैं रोटी को समय पर पलट दिया जाए तो ये अच्छा है। इसका रीज़न ये है कि वहाँ पे एक टाइम बीजेपी, एक टाइम कांग्रेस, एक टाइम बीजेपी कांग्रेस। क्या लगता है इतनी अनस्टेबिलिटी क्यों है वहाँ पे? सर अनस्टेबिलिटी तो मैं नहीं कहना चाहूँगी इसको, बट सर जैसा भी इसको हम कहें, सर जब कांग्रेस की सरकार थी तब सर उसमें पंचायत का काफ़ी विकास किया गया है और उसी समय से ओल्ड पेंशन स्कीम जैसे अशोक गहलोत जी के टाइम पे आई है, तो सर ये काफ़ी विकास कांग्रेस ने भी किए हैं। और वहीं जब बीजेपी की बात करें तब वसुंधरा राजे जी की सरकार के अंदर सर इंफ्रास्ट्रक्चर वेलफेयर काफ़ी अच्छा किया गया था। जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो थे जयपुर में, इनका काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। तो सर दोनों ही सरकारों का अपना अपना उन्होंने अहमियत थी उनकी और उन्होंने अपनी भूमिका निभाई है। अभी जो बीजेपी की सरकार है उससे देखते हैं सर कि वो आगे कैसा अभी आगे परफॉर्म करते हैं। जी सर। आपने पिछले 10 साल कैसा परफॉर्म किया है? सर पिछले 10 साल से मैं कहूँगी सर कांग्रेस जब थी सर उसके अंदर सर जो बैकवर्ड एरिया है सर केंद्र में बीजेपी 10 साल। बीजेपी सर इस समय जैसे कि अहम भूमिका किसी देश की होनी चाहिए आज की स्थिति में, वो मैं कहूँगी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, जैसा कि हम इस समय परिस्थितियाँ देख रहे हैं। उसमें बीजेपी ने बखूबी अपना इसमें किरदार निभाया है। इकॉनमी की अगर बात की जाए सर तो वो काफ़ी चीज़ों से गुजरी है, जैसे कि कोविड सर उसके अंदर मैं नहीं कह सकती कि हमें कोई टिप्पणी करनी चाहिए क्योंकि उसमें सारे ही देशों ने बहुत समस्याओं का सामना किया है। बट सर कांग्रेस की सरकार में हम ये कह सकते हैं कि हमने देखा है कि इकोनॉमी की ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई थी। बट जो 5 ईयर प्लान्स का जो हमारा सिलसिला चला आया था वो भी काफ़ी अच्छा उसने एक तरीके से परिणाम दिया था। बट वहीं अभी नीति आयोग ने भी अच्छा काम किया। बट सर फिर वही बात है कि जो अभी की 10 साल की सरकार है उसने इतनी सारी समस्याएं देखी हैं कि उसको एक पैमाने पे नापना मेरी नज़र में सही नहीं माना जाएगा सर। छात्र सालों तैयारी करते हैं किसी एग्जाम को पास करने के लिए ताकि वो अपना फ्यूचर संवार सके। अब देश के फ्यूचर को संवारने की बात हो रही है। देश का एग्जाम है और 5 साल के लिए मैंडेट देंगे आप लोग,
तो एज अ युवा क्या लगता है सरकार किस तरीके की होनी चाहिए, और क्या मौजूदा हालात में छात्रों से जुड़े मुद्दे, एजुकेशन से जुड़े मुद्दों को किसी भी सरकार द्वारा एड्रेस किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? सर एजुकेशन को अगर देखा जाए तो सर जो हायर एजुकेशन है उस पे अच्छा काम किया गया है कि जैसे कि बहुत सारी आईआईटीज़ का निर्माण किया गया है एंड बट सर मैं जो कहूँगी जो निचली स्तर की शिक्षा है, जो खास तौर से अगर अपन बात करें कि जो फ्री शिक्षा की बात थी सर, उसमें मैं राजस्थान की तरफ से ये कह सकती हूँ कि सर उतना निर्माण कार्य नहीं किया गया जितना कि मैंने दिल्ली में रहते हुए दिल्ली की सरकारी स्कूलों का इस समय देखा है। उसमें काफ़ी अच्छे परिवर्तन किए गए हैं। इसका ये मतलब है कि परिवर्तन किया जा सकता है, बट उस पर मैं कहना चाहूँगी कि उतना अच्छा काम नहीं किया गया। राजस्थान की तरफ से मैं कह सकती हूँ सर कि उस पर किया जा सकता था काफ़ी। और केंद्र के स्तर पर? सर केंद्र के स्तर पे सर इतना सर काफ़ी स्टूडेंट लाइफ में है सर, तो इतना हमें। अच्छा, आपने जब एजुकेशन की बात करी, दिल्ली की स्पेशल एजुकेशन की बात करी, तो यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बेटी भी आती हैं जी दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को देखने के लिए। तो आपको लगता है कि एजुकेशन लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार जो केजरीवाल सरकार है उससे बहुत अच्छे काम किए हैं, या बीजेपी किसी मामले में पिछड़ रही है, या सुधार की क्या गुंजाइश लगती है आपको? एजुकेशन में क्या सुधार होना चाहिए? हम एक शिक्षा स्किल सेट बेस्ड एजुकेशन होनी चाहिए, किस तरह की एजुकेशन होनी चाहिए? सर मैं अपनी एजुकेशन की बात कर सकती हूँ सर। जो मैंने कमियाँ देखी थी वो ये थी कि हमें प्रैक्टिकल बेसिस पे कुछ भी नहीं सिखाया गया था, मैं इसको आराम से कह सकती हूँ। क्योंकि हम जब बाकी आगे जाके हमने तैयारी करी थी कंपनीज़ के लिए, तब सर हमने महसूस किया कि जो बाकी जो राज्यों की बच्चे हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे थे। इसमें मैं कह सकती हूँ जो महाराष्ट्र के जो बच्चे थे वो मुझसे काफ़ी आगे थे। सर दिल्ली में जो मैंने देखा ये कि मैंने जहाँ तक सरकारी स्कूलों को देखा है वो सिर्फ एज ए सेंटर देखा है। कि जब मैंने एग्ज़ाम देने गई थी तो सर वहाँ के जिन बच्चों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर के बिहाफ पे हमने काफ़ी सुविधाएं हमें मिली हैं। तो आई थिंक वो भी एक अच्छा एक ज़रूरी चीज़ होती है कि एटलीस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बच्चों का ऐसा हो कि जिनमें उनकी आने की इच्छा करे। उस एक चीज़ में मैं कह सकती हूँ कि दिल्ली सरकार ने काफ़ी अच्छा काम किया। एम्प्लॉयमेंट को लेकर, हाँ जी, एम्प्लॉयमेंट को लेकर और एजुकेशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर किस तरह आंकते हैं आप? क्या सुधार की गुंजाइश है, या कितने मार्क्स देना चाहेंगे? 10 में सुधार की काफ़ी गुंजाइश है। क्या आप कह सकते हैं कि जो स्किल सेट जो एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है और जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है उसमें गैप एग्जिस्ट करता है। हम कई दशकों से कैचअप खेल रहे हैं बाकी दुनिया के साथ, और ये जो इंडस्ट्री 4.0 आई है इसने एक नया गैप क्रिएट किया है जो हम अभी भी कैचअप ही खेल रहे हैं। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है इसने जो दावे किए हैं वो बहुत बहुत बढ़िया हैं। अगर ये इम्प्लीमेंट किए जा सकते हैं तो इससे काफ़ी फ़ायदा होगा यूथ को, क्योंकि हमारे पास यूथ काफ़ी ज़्यादा है और जो हमारी जो एजिंग शुरू हुई है अभी शुरू, तो हमें एक समय के अगेंस्ट जंग लड़नी है कि हमें एक विकसित देश पहले बनना है। इससे पहले हम एक वृद्ध देश बने। ये एक इनएविटेबिलिटी है कि जो जनसंख्या है वो वृद्ध हो जाएगी करीब 2040-2050 के आसपास। तो ये जो मोमेंटम हमने बना के रखा है हमें इसे इंक्रीज़ करना है। जब ये जनसंख्या वृद्ध होती है हमें उससे पहले इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है इस देश में, हमें इतनी सर्विसेज देनी है जनसंख्या को कि हम एक ट्रैप में ना फंस जाए कि हम एक मिडिल इनकम कंट्री ही बनी रह जाए। अगर ये इम्प्लीमेंट करती है सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी और क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट दे पाती है जिसमें जो यूथ है अपना एक ऐसा स्किल सेट बना सके जिससे भारत की पोजीशन दुनिया में सुदृढ़ हो सके, तो काफ़ी इससे फ़ायदा होगा। एजुकेशन पॉलिसी जो बनी है, बैठिए आप, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनी है इसको लेकर क्या आपकी राय है? जो पुरानी एजुकेशन पॉलिसी थी जो 1980 में आई थी, जो राज्यसभा के सांसद RK जी के द्वारा आई गई थी, उसका
उसका मकसद ये था कि रोट लर्निंग, मतलब जो इतना प्रेशर था बच्चे पे वो कम हो सके और उसको काम की चीज़ें ज़्यादा सिखाई जा सके। ये जो गोल्स थे पुरानी पॉलिसी के, ये नहीं अचीव हो पाए थे। वो एक्स्ट्रा करिकुलर्स डालने की कोशिश की गई थी, लेकिन जो प्रेशर था बच्चे पे वो उतना ही रहा। जो नई एजुकेशन पॉलिसी है, इसके तहत जो 5+4+4+3 मॉडल है, इसके तहत प्रेशर को कम किया जाएगा, सिलेबस रैशनलाइज किया गया है, जो एक्स्ट्रा करिकुलर्स है वो ज़्यादा बेटर डिफाइंड है अब, उनके मार्किंग स्कीम्स ज़्यादा बेटर हैं, प्लस हमारे पास जो क्रेडिट पॉलिसीज़ हैं, जो हमारे पास ऑप्शंस लेने के सब्जेक्ट ऑप्शंस अवेलेबल है, इससे फ्रीडम ज़्यादा मिलेगी, चॉइस ज़्यादा होगी बच्चे के पास। नहीं तो पहले फिक्स थे क्या प्रोफेशंस दिए जाएंगे बच्चे को। अगर वो स्कूल में अच्छा परफॉर्म करता है तो उसके लिए फ़िक्स था कि बच्चा साइंसेस लिया जाएगा, नहीं करता है तो कॉमर्स, आर्ट्स, ऐसे उसको सब्जेक्ट्स फिक्स थे बच्चे के लिए। बच्चे की अपनी जो चॉइस थी, वो जिसमें ज़्यादा अच्छा था वो नेसेसरली नहीं मानी जाती थी। अब हमारे पास जो ऑप्शंस आए हैं, फ्रीडम ऑफ चॉइस ज़्यादा मिली है हमें। ये कौन सी सरकार में ये सब काम आपको लगता है बेहतर हुए हैं, कांग्रेस पे या बीजेपी पे? दोनों ही सरकारों ने काम किया है। बीजेपी के टाइम ऐसा देखने को मिला है कि जिस गति से काम हो रहा है वो बड़ी है, ऐसा देखने को मिला है। बाकी तो एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं। अभी रिसेंटली कुछ साल पहले कोविड शॉक था, तो उससे जो हमारे कुछ गेन्स थे वो लूज़ भी हुए हैं। एजुकेशन के मामले में जो हमारे गेन्स थे, जो 2 साल लॉकडाउन लगा, उससे एजुकेशन में नुकसान हुआ है। पर कई नए सेक्टर्स, एवेन्यूज़, कई नई टेक्नोलॉजीज़ ऐसे आई हैं, जैसे यूपीआई एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करके दिया है सरकार ने जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ऐसे कई उदाहरण हैं। तो काम दोनों सरकारों ने किया, पर बीजेपी के टाइम ऐसा देखने को मिला है कि जिस गति से काम हुआ है वो ज़्यादा तेज़ हुई है। देश में करप्शन बढ़ा है या कम हुआ है? जो जनरल ओपिनियन है पॉपुलेशन का वो ये है कि यूनियन में करप्शन कम हुआ है। जो सरकार के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी इमेज क्लीन है, बिल्कुल करप्शन नहीं है उनमें। ऐसा कोई मानता ही नहीं करप्शन करेगा उनमें से कोई। लेकिन जो लोअर लेवल पे करप्शन है वो अभी भी देखने को मिलता है, वो अभी भी है। ये इस पे काम करना है, पर प्रोग्रेस जो टॉप लेवल पे है उस पे लोगों का भरोसा बढ़ा है कि ये जो लोग हैं करप्ट नहीं हैं, ये देश के लिए ही काम करेंगे, देश के हित में काम करेंगे। देश को आगे ले जाने के लिए जी, किन किन बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए? आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर कहीं ना कहीं देश को अगर हमें आगे लेकर जाना है तो सबसे पहले हमारी जो बढ़ती आबादी है, जो यूथ्स की पॉपुलेशन है, हमें सबसे ऊपर यूथ्स को लेके हमें चलना होगा। कि आज के दिन में जो कहीं ना कहीं जो यूथ्स हैं वो एजुकेशन को लेके, एम्प्लॉयमेंट को लेके कहीं ना कहीं डाइवर्ट हो रहे हैं वो अपने गोल से। तो उन्हें एक सही दिशा मिले, और जो भी हमारे देश में बढ़ती बेरोज़गारी है, ये मैं नहीं कहूँगा कि किसी सरकार की कमी है, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ही जिस रेट से ग्रो कर रही है वो काफ़ी रैपिड है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके न्यूज़ चैनल के द्वारा कि जो भी गवर्नमेंट पावर पे आई दोबारा, वो इस चीज़ को बहुत ही इम्पोर्टेंस दे कि जो भी अपकमिंग यूथ्स हैं, हमारे फ्यूचर हैं, उन्हें ध्यान पे रखें। राहुल गांधी या मोदी? एक युवा हैं आप, तो एक युवा की सोच जानना चाहता हूँ, किसे अपना आदर्श मानते हैं आज की राजनीति में? देखिए, अगर ये क्वेश्चंस काफ़ी आपने मुझ पे बहुत चैलेंजिंग वाला डाल दिया, पर अगर मैं अपने व्यूज़ दूं तो मैं राहुल जी को भी देखता हूं, मोदी जी को भी देखता हूं। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो मोदी जी का जो एज है, वो अपने एज के इतने उनकी एज होने के बावजूद भी वो जिस डिसिप्लिन के साथ आज काम कर रहे हैं,
कहीं ना कहीं वो सिर्फ मेरे ही प्रेरणा नहीं है, पूरे देश के प्रेरणा है। थैंक यू। और राहुल गांधी? और राहुल गांधी भी ख़राब नहीं है, वो भी एक अच्छा नेता है, वो भी अपना प्रयास जारी रखे हैं, वो भी ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें भी पीएम बनना है, और वो भी अपने पॉलिटिकल एजेंडास को लेके आगे बढ़ रहे हैं। बाकी दोनों को बेस्ट ऑफ लक। देश की जो राजनीति है, पार्डन? देश की जो राजनीति है, चुनाव जो हो रहे हैं, ये विकास के मुद्दों पर हो रहे हैं या धर्म के मुद्दों पर हो रहे हैं, ये जात पात के मुद्दों पर हो रहे हैं, क्या लगता है? और आपके हिसाब से किन मुद्दों पर होना चाहिए? ये सारे मुद्दों पे हो रहे हैं। हम एक सतह पे नहीं देख सकते कि ये चीज़ है वो चीज़ है। हर मुद्दा अपने आप पैरेलल चल रहा है। डेवलपमेंट भी है, और जिसको आप धर्म की राजनीति बोल रहे हैं वो कल्चरल रिवाइवलिज्म की तरह मैं ऐसा देखता हूँ। कल्चरल जो आइडेंटिटी में हम कर रहे हैं उसके तहत हो रहा है। बाकी और सारे मुद्दे शाश्वत थे हिंदुस्तान की राजनीति में, शाश्वत हैं और आगे भी रहेंगे। तो ये है, और मेरे हिसाब से कल्चर, डेवलपमेंट, स्टेबिलिटी और स्किल डेवलपमेंट लोगों का, बस ये 3-4 मुद्दे जो मुख्य होने चाहिए, वो सब कुछ इसमें होना चाहिए मेरे हिसाब से। एक युवा क्या सोचता है? जो मैंने आपको बता दिया मैं वही सोचता हूँ। डेवलपमेंट, कल्चरल डेवलपमेंट और स्टेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्सिबल ओपोजिशन। जो मतलब मेरे को बहुत ये खेद है काफ़ी, पिछले 10 साल में अगर सरकार कहीं, आप कहते हो सरकार को हम अकाउंटेबल नहीं रख पाए, तो उसका बहुत बड़ा कारण ये था कि हमारा विपक्ष जो है वो बहुत ही एक दोयम दर्जे का विपक्ष है, जिसका काम सिर्फ सरकार को मुद्दे हों चाहे ना हो, मुद्दा विहीन एक विपक्ष हमारे पास है, जो कि किसी भी देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। लोकतंत्र में, देश के लोकतंत्र में, देश की डेमोक्रेसी में विपक्ष का, अपोजिशन का मजबूत होना कितना ज़रूरी है, और क्या हमारा विपक्ष इस भूमिका पर खरा उतरता है? सर, हमारा विपक्ष जो है वो इस भूमिका पे नहीं खड़ा उतरता, जो मैंने भी देखा है। इसकी वाकई में काफ़ी अहम भूमिका है। जैसे कि हम इंग्लैंड की सरकार से इस चीज़ को सीख सकते हैं कि वहाँ पे एक बहुत ही अच्छी इसमें छाया कैबिनेट ने अपना उसने दिखाया है अपना परिणाम, और इसकी बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो दिक्कत हमने देखी है हमारे साथ में, वो ये देखी है कि मोदी जी को वोट नहीं करें तो किसको करें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि दूसरा चेहरा कौन है। राहुल गांधी जी हैं, ठीक है, लेकिन उन पे जिस तरीके की वो इस समय जिन स्थितियों से गुजर रहे हैं, उनको काफ़ी लोग नहीं उनका साथ देना चाहते, वो समझ में आने वाली बात है। बट एक पूरी, एक सिर्फ एक प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरी एक हम ठीक है, हम मोदी जी का दूसरा चेहरा देख सकते हैं कि राहुल गांधी जी में हैं, लेकिन सीतारमन जी का हमें नहीं दिखता, हमें गडकरी सर का नहीं दिखता। तो ऐसे है कि पूरी एक छाया, पूरी इसकी कैबिनेट होनी चाहिए अच्छी, सिर्फ एक विपक्ष का नेता ही नहीं, पूरी की पूरी कैबिनेट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस समय भारत के लोगों तक। परिवारवाद की राजनीति, देश की राजनीति में परिवारवाद की राजनीति, जब भी इलेक्शन होते हैं बड़ी बातें होती है, तो परिवारवाद की राजनीति को आप किस तरीके से देखते हैं, और कौन सी पार्टी इस पर खरा उतर रही है? देखिए, जब से कांग्रेस देश के 80-85 से कांग्रेस पार्टी बनी, उसके बाद से कांग्रेस में परिवारवाद बोलते चला आ रहा है। देश की परिवारवाद पार्टी है, तो उसमें कांग्रेस का ये तो रहा है कि एक के बाद मतलब उनके पुत्र, फिर उनकी अगर बेटी है तो प्रधानमंत्री के दावेदार वो रहे हैं और बनते भी चले आए हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में जो स्थिति है, राहुल गांधी जी अगर देखा जाए तो वो प्रेजेंट टाइम पे दावेदार हैं, तो कांग्रेस का एक मतलब एजेंडा बोलिए जो बोलिए, तो उनका ये तो रहा है कि उनने अपने परिवार पे ही ज़्यादा फोकस करके मतलब उनको आगे बढ़ाया है। लेकिन अगर मेरा मानना ये है कि अगर वो कुछ ऐसा बदलाव लाते हैं, क्योंकि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है अभी जो भर के आई है, वो उनमें ये है कि कोई क्लियर नहीं है मतलब कौन उनका नेता चुना जा सकता है। जैसे कि मैं अपना मध्य प्रदेश का देखता हूँ, मोहन यादव को कोई नहीं जानता था। मोहन यादव उज्जैन के दक्षिण एरिया से आते हैं, तो उनसे अच्छे चेहरे थे काफ़ी, लेकिन बीजेपी ने उनको अपना नेता चुना, उनको अपना सीएम बनाया। तो ये जनता ये चीज़ देख रही है कि नए युवा और जो काम करने के लिए जागरूक हैं उनको मौका दे रही है बीजेपी। कांग्रेस में ऐसा देखने को नहीं मिला है कि उनने युवाओं को मौका दिया है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम पे जो देश पे हालात हैं उस पे बीजेपी अभी खरी उतरी है।
और बीजेपी ये पिछले 10 साल में काफ़ी अच्छा काम कर रही है। लेकिन आपके इसी जवाब जो आपने दिया है, इसी के जवाब में कांग्रेस के भी कई सवाल हैं। कांग्रेस पार्टी कहती है कि जो राष्ट्रीय राजधानी है, नेशनल कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पे 7 लोकसभा सीटें आती हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपस में अलाइंस है। और कांग्रेस ने युवाओं को मौका दिया है, बीजेपी ने एक भी युवा को मौका नहीं दिया है। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को दिया है मौका, जो जेएनयू के प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और जेएनयू एक नामी यूनिवर्सिटी है देश में। तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, अगर बीजेपी ने कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मौका दिया है, तो बीजेपी में भी एक्टर हैं, उनका नाम तो उनको भी मौका दिया गया है। तो मतलब इसमें ये है कि बांसुरी स्वराज की जब बात आती है तो परिवारवाद की बात आ जाती है, और कांग्रेस और विपक्ष का यही आरोप है कि वो सुषमा स्वराज की बेटी है, और यही एक पैरामीटर था कि बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली लोकसभा से उतार दिया। जो जिस क्षेत्र में हम हैं, ये भी उसी दायरे लोकसभा में ही पड़ता है। मैं आपकी बात मानता हूँ इस बात को, लेकिन शायद आपको पता नहीं है, बांसुरी स्वराज ठीक है, एंट्री मिल जाती है एक इंसान को। उसके अलावा वो बीजेपी की दिल्ली की नेशनल लीगल सेल की कन्वीनर थी। उन्होंने काम किया 1.5 साल तक, डायरेक्ट पैराट्रूपिंग नहीं हुई है। और परिवारवाद की डेफिनेशन प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में मेरे हिसाब से बिल्कुल क्लियर बता दी थी कि किसी का बेटा होने की वजह से आपको पार्टी हाथ में मिल जाएगी, वो चीज़ नहीं होगी। यू विल हैव टू वर्क योर वे अप दी पार्टी, उसके आपको ऊपर उठना पड़ेगा, चीज़ें करनी पड़ेंगी। और कहीं पर भी अगर आप फोल्टर होते हो तो बहुत जल्दी आपका पत्ता कट के हो जाएगा। परवेश वर्मा 10 साल सांसद रहे थे, इस बार कट गया। नेता पुत्र थे, जो भी कुछ भी था वो उनकी राजनीति जो कुछ भी हो सकती है। दूसरी बात, आप कह रहे हो युवाओं को मौका, तो वेस्ट दिल्ली से कमलजीत शेरावत हैं, वो भी काफ़ी युवा हैं। और राजनीति में तो आपको पता ही है कितने लंबे समय तक युवा रहते ही हैं सब। तो जो आप बात कह रहे हैं उस बात का यही था कि यहाँ कन्हैया कुमार को दिया, तो मनोज तिवारी की भी कोई एज 60+ नहीं है शायद, जितना मुझे पता है। अगर आप उस हिसाब से कहेंगे तो सब जगह बराबर मौका। राजनीति में युवा की परिभाषा क्या है? राजनीति में युवा की परिभाषा मेरे हिसाब से एक सामाजिक समझ डेवलप होने के लिए 45 साल तक आपको, मैं ये मानता हूँ, मेरा व्यक्तित्व वो है कि वहाँ तक उसको आप एक युवा के तौर पर आप देख सकते हो, क्योंकि वो दोनों जनरेशन के बीच का गैप फिल कर सकता है। 45 ईयर्स ऑप्टिमम एज है, बाकी वर्किंग एज पॉपुलेशन जब तक है तब तक तो आप कह ही सकते हैं। वो चीज़ें हैं, बहुत मुद्दे हैं, कोई डिफाइंड एज नहीं है। इस वजह से मैं 45 ईयर्स मेरे लिए कट ऑफ एज आती है अगर उसमें सामाजिक समझ है। अब किसी में सामाजिक समझ वो 55, 60, 75 तक भी नहीं आती, या राजनीतिक समझ भी नहीं आती, तो भाई फिर उसका कोई क्या कर सकता है। आधी आबादी, यानी जब हम महिलाओं की बात करते हैं, आपको लगता है कि देश में चुनाव है और कोई भी पार्टी महिलाओं को बराबर मौके दे रही है, जो उनके हक हैं, जो उनके अधिकार हैं, वो उनको मिल पा रहे हैं, या उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए वो देश की राजनीति में वो हो पा रही है? सर, भागीदारी की अगर हम बात करें तो अभी हमने बीजेपी सरकार की तरफ से मैं एक ये चीज़ मैंने देखी है कि इसने लॉ बहुत बनाए हैं। इसमें कोई नहीं कह सकते कि हम इसमें कोई भी संकोच किया जाना चाहिए। जैसे कि महिला आरक्षण पर भी लॉ बनाया है, जिसकी अभी नहीं उसको लगाया जा सकता था, बट आगे लगाया जाएगा, जो एक अहम भूमिका निभा सकता है नारी सशक्तिकरण में। पर उसकी एक समस्या जो है हमारे यहाँ पे लॉज आ जाएंगे, इम्प्लीमेंटेशन का जो उनका दिक्कत है, उसमें ब्यूरोक्रेसी की जो एक अहमियत उनके होना चाहिए, उनका काम, वो एक मेरे हिसाब से एक अच्छे तरीके से नहीं निभाया जा रहा है। जैसे दिल्ली के अंदर भी कहा जाता है कि औरतों के बहुत सुरक्षा है, हो सकती है क्योंकि पुलिस है, सब है, लेकिन मैंने उसको यहाँ रहते हुए महसूस नहीं किया है एक महिला होने के नाते। मैं ये कह सकती हूँ कि लॉ बना देना काफ़ी नहीं होता, उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसमें दोनों ही सरकारों ने मेरे हिसाब से उतना अच्छा काम नहीं किया। मणिपुर में लॉ एंड ऑर्डर के बारे में क्या कहेंगे? पूरे देश में सुर्खियां बनी नेगेटिव तरीके से, और कांग्रेस द्वारा कहा गया, विपक्ष द्वारा कहा गया कि मोदी ने मणिपुर से जुड़े मसलों को एड्रेस ही नहीं किया। लेकिन वही सेम तरह की घटनाएं अगर देश के किसी दूसरे राज्य में होती है तो भाजपा उसे केवल राजनीतिक स्वार्थों की पूर्ति के लिए उस पर बयान जारी करती है, यानी वोट बैंक की राजनीति के लिए। तो आपको लगता है कि देश में इस तरह के मुद्दों पे वोट बैंक की राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और मणिपुर के मुद्दे? सर, बिल्कुल इसके ऊपर कोई भी आप इसको सिर्फ एक राज्य को अगर आप वोट बैंक की तरह देख रहे हैं तो ये तो काफ़ी ही ख़राब बात कही जानी चाहिए। पिछले एक ही साल में वहाँ पे ज़्यादा जो मामले हैं वो उग्र हुए हैं, और पिछले 1 साल से हम सब जानते हैं कि चुनाव का सिलसिला चल रहा है।
इस पे जाहिर सी बात है कि अगर ये दिल्ली का मामला होता, जैसे कि कल इतने सारे बॉम्ब थ्रेट्स हमने देखे थे, चाहे वो फेक थे, वो किसी रिलायबल सोर्स से नहीं थे, पर उन पे जितना हमने सोशल मीडिया में सुनने को हमें मिला होगा और पूरे देश में सुनने को मिला होगा, उतना मणिपुर के किस्सों को शायद आधे से ज़्यादा जनता जानती भी नहीं होगी। सोशल मीडिया का भी इसमें काफ़ी प्रभाव देखा गया है कि जहाँ के मुद्दे उठाए जाने चाहिए वहाँ के उठाए जाते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पे भी हम कह सकते हैं कि उसको सोशल मीडिया में आनी चाहिए थी वो, पर नहीं आई, तो वो भी एक कहा जा सकता है कि इसके ऊपर वोट बैंक अगर वो एक अच्छा होता मणिपुर, या फिर वहाँ पे बीजेपी अपना आगे का भविष्य ज़्यादा अच्छा देख रही होती, तो वो शायद उसको मुद्दों को काफ़ी अच्छी तरीके से संभाला जा सकता था। लालू यादव की एक सवाल है मेरा। बताइए। लालू यादव की बेटी है बीसा भारती, जो बिहार से चुनाव लड़ रही हैं। जी बिल्कुल। उनका स्टेटमेंट आता है चुनावी चंदे को लेकर, जो इलेक्टोरल बॉन्ड की बात मैडम कर रही हैं। बिल्कुल। वो कहती हैं कि बहुत बड़ा घोटाला है, भाजपा इस पर जांच नहीं करवा रही है। अगर इस पर जांच हो गई और विपक्ष सत्ता में आ गया तो मोदी जेल के अंदर हो गया। ठीक है, वो उनका व्यक्तित्व बयान हो सकता है, बट मेरे को इलेक्ट्रल बॉन्ड को जो घोटाला कहने वाले कहते हैं, पहली बात तो ये है कि कोई भी पैसा KYC होकर बैंकिंग चैनल में आया, पार्टीज़ को डिस्ट्रीब्यूट हुआ, वो पैसा इस्तेमाल हुआ, तो ये घोटाला ऑन द फेस ऑफ इट नहीं है। हिंदुस्तान की राजनीति ने नहीं, उसे घोटाला इसलिए कहते में वो दौर देखा है जब क्विड प्रो क्यो इतना होता था, हमको पता भी नहीं होता था पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ पर जा रहा है। और ये जो कहते हैं बीजेपी को इतना मिला, प्रो राटा बेसिस पर अमित शाह साहब, हम होम मिनिस्टर ने, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने इसका जवाब दे दिया था, प्रो राटा बेसिस पे बीजेपी को सबसे कम चंदा मिला है। और जो बाकी अपोजिशन पार्टी का घोटाला था, तो फिर उन्होंने पैसे लिए क्यों उससे? ये तो बात होगी ना कि क्या बोलते हैं हैं। आप कह रहे दाल में काला है तो तोल। हाँ, मेरा ये मानना ये है कि अगर वो कहते हैं घोटाला, तो उन्होंने उससे पैसे लिए क्यों उसके थ्रू? और अगर ये घोटाला नहीं है तो फिर आप कैसे कह रहे हो? कांग्रेस को 1400 करोड़ रुपीज़ के लगभग इनको मिले हैं। इनके सांसद के बनस्पत आप देख लो कितना मिला इनको। मेरे को एग्जैक्ट डाटा फिगर्स अभी याद नहीं, क्योंकि आप इम्प्रॉम्प्टू आ गए तो मैं उसको लेकर नहीं आ पाया चीज़ों को। बट मैं आपको एक एक चीज़ का बाय फैक्ट्स एंड बाय स्टैटिक्स काउंटर कर सकता हूँ इस बात को। जो लोग इसको घोटाला बोलते हैं, कुछ क्विड प्रो क्यो हर जगह होते हैं, हर सिस्टम में होते हैं। हर पार्टी को जो पावर में होती है उसको पैसा ज़्यादा मिलता ही मिलता है। हमने इससे पहले का कभी चंदे का हिसाब भी नहीं होता था, अब कम से कम हिसाब तो है। इसको मेरा मानना है कोर्ट को स्ट्रक डाउन करने से बेटर ये होता कि इसको बेटर सुझाव देते कि इसको और बेटर कैसे बनाया जा सकता है। पूरी तरह स्ट्रक डाउन करना इस स्कीम को कहीं से लेकर कहीं तक जायज़ नहीं था। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। जी। देश में जो चुनाव की बात हो रही है, विपक्ष कह रहा है कि विपक्ष मजबूत है और सत्ता पक्ष कहता है कि हम मजबूत हैं। मोदी का चेहरा है उनके सामने, तो विपक्ष के पास कोई चेहरा दिखाई नहीं देता। चुनावों से ठीक पहले राष्ट्रीय लोकदल से जयंत चौधरी पार्टी छोड़ देते हैं, चलो सॉरी गठबंधन छोड़ देते हैं और भाजपा में शामिल हो जाते हैं। इसी तरह नीतीश कुमार विपक्ष का साथ छोड़कर भाजपा में दोबारा शामिल हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि विपक्ष जो चुनाव लड़ रहा है वो वाकई मजबूत है, और कहीं ऐसा ना हो कि चुनावों के बाद वो जो काम पहले कर रहा है बाद में भी कर सकता है? तो इस तरह से तो हमारा लोकतंत्र बड़ा खतरे में है भाई। विपक्ष की जो भूमिका है वो कहीं नज़र नहीं आती है, विपक्ष की मजबूती नज़र नहीं आती है। और वही पंजाब में आपने कहा आप चंडीगढ़ के रहने वाले हैं, जब आप वहाँ जाते हैं तो आम आदमी पार्टी जो है पंजाब की सत्ता में है, वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का आपस में झगड़ा चलता है। वही हम जब दिल्ली आते हैं तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस हाथ मिला लेती है। तो एज अ युवा आप इस कदम को किस तरीके से देखते हैं? मुझे ये दिखता है कि इनके पास, विपक्ष के पास कंस्ट्रक्टिव मुद्दे नहीं हैं। ये सिर्फ एक दूसरे के कोट टेल्स पर राइड करने की कोशिश कर रहे हैं। विपक्ष ऐसी कोशिश कर रहा है कि उनके जो ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनका चेहरा है, जिनका नाम है, वो बिना मुद्दों के सिर्फ उनका चेहरा दिखा के पावर ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। ये पावर में कोई आइडियोलॉजी, उनका कोई बार नहीं है। एक स्टेट में जो जिनके साथ उन्होंने हाथ मिलाया है, उसी स्टेट किसी और, उसी पार्टी को किसी और स्टेट में वो उनके लिए राइवल हैं। इसलिए देखने को मिलता है कि विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है। विपक्ष सिर्फ ये कोशिश कर रहा है कि एक बार पावर में आ जाए, और यही मुझे लगता है एक खामी है विपक्ष की, जो जनता को, जनसत्ता को दिख रही है कि
कि ये पहले पावर में आ रहे हैं फिर बाद में काम करने की बात कर रहे हैं, जबकि भाजपा में जैसे आप मोदी का ही एग्जांपल लीजिए, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने वहाँ पे जो काम करके दिखाया, उसी काम के बेसिस पे उनका जो चेहरा है उससे जनसत्ता फेमिलराइज हुई और उसी चेहरे की वजह से उन्हें फिर यूनियन में पावर दी गई। और ये जो कॉज इफेक्ट है ये उल्टा है विपक्ष में, कि वो पहले चेहरा दिखा रहे हैं फिर बाद में काम करने का जो इन्होंने दावा किया है, ये इज़ नॉट सिटिंग वेल विद दी जनरल पॉपुलेशन। ये हमारे पास साथ कुछ युवा छात्र थे जो बता रहे थे देश की जो राजनीति है वो मुद्दों पर आधारित ना होकर आरोप प्रत्यारोप पर ही जा रही है। अगर देश की राजनीति मुद्दों पर हो, विकास पर हो, तो इस देश को मजबूत बनाने से कोई नहीं रोक सकता। भारत न्यूज़ लाइव के लिए मैं कैमरा पर्सन श्री वतनजीत सिंह के साथ अजय नौटियाल। भारत न्यूज़ लाइव से जुड़ने के लिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं।